गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की 20वीं वीडियो हमारी चल रही है। सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको द्विपद प्रमेय के बारे में बताया था ना, तो दो कोई भी पद हैं और उनके ऊपर कोई पावर लगी हुई है, तो वो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था कि भाई लगातार वैल्यूज़ जो हैं, कई बार कुछ चीज़ें हैं जैसे एनसीआर के बारे में बताया, तो उसमें एनसीआर में आर की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। प्रथम पद आ रहा है, प्रथम पद की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। द्वितीय पद आ रहा है, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। तो एक पास्कल त्रिभुज के बारे में हमने बात की। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि एज ए इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं कि भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक श्रेणी और अनुक्रम का एक टॉपिक है हमारा, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 10वीं क्लास से भी संबंधित है ना। 10वीं क्लास में आपने एक समांतर श्रेणी पढ़ा था बिल्कुल। तो एक समांतर श्रेणी का टॉपिक आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। उसी समांतर श्रेणी के टॉपिक को पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हमारे पास जो आगे की श्रेणियाँ आती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो समांतर श्रेणी है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना। प्रोग्रेशन यानी कोई भी चीज़ बढ़ती हुई या घटती हुई जा रही है, तो एक तरह से वो प्रोग्रेस कर रही है, माइनस में कर रही है या प्लस में कर रही है। तो समांतर की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यही है, समांतर का मतलब होता है कि जिसके बीच में, जिसके मध्य में अंतर समान हो, है ना। समांतर का मतलब ये हुआ, जैसे हमने यहाँ ले लिया कि भाई 2 है, 4, 6, 8, 10, इस तरह से कोई टॉपिक हमारा चल रहा है। 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं, अभी कोई नयापन नहीं है इसमें कि 2, 4, 6, 8। तो आपसे ये कहा जाएगा कि भाई किस किस रेंज से ही आगे बढ़ रही हैं। तो आपसे ये कहा जाएगा कि ये 2 पद आगे बढ़ी है, जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया। तो क्या जुड़ रहा है इनके अंदर 2 जुड़ रहा है ना, लगातार बढ़ रही हैं। कुछ कम हो रहा है, बाई चांस कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है कि 2 आ गया, 8 आ गया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, 2 आ गया, इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चल रही है हमारी समांतर श्रेणी को हम कह देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा प्लस में ही जाए, है ना। माइनस में भी जा सकती है, जैसे ये चल रही है कि 10 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर -2 आया, फिर आगे 0 आ जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। तो क्या मीन्स निकला इसका मीन्स ये निकला कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी जो समांतर श्रेणी है, वो कम हो रही है ना। और कम और ज़्यादा किसके मान पर डिपेंड करता है? मान करता है डी के मान पर डिपेंड। अगर डी पॉजिटिव आ जाता है, अगर डी का मान पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो डी का मान पॉजिटिव आने की स्थिति हमारे पास ये कहती है कि समांतर श्रेणी बढ़ रही है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। और अगर डी का मान नेगेटिव आ गया, क्या मान आता है वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर डी का मान नेगेटिव आ गया, डी का मान माइनस में आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि श्रेणी डिक्रीज हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है और वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो हम कई बार ऐसी भी वैल्यूज़ हमको दी गई हैं 10th क्लास में, आपको याद होगा कि माइनस में कोई शुरुआत है, जो श्रेणी हमको दे रखी है वो माइनस से चालू हुई, माइनस से वो प्लस में चली गई। तो हम ये भी कह देते हैं कि अगर समांतर श्रेणी है और डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो माइनस से प्लस की ओर चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई श्रेणी ऐसी है जो पॉजिटिव है और उसके बाद लगातार मान उसके कम हो रहे हैं और उसको हम अनंत पदों तक ले जाएँ, तो वो निश्चित रूप से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाएगी, मतलब प्लस से नेगेटिव में, माइनस में चली जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने 10वीं क्लास में पढ़ी हुई हैं। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब हम बात कर रहे हैं अपने समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी बनी कैसे है, समांतर श्रेणी की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो उसके लिए एक टॉपिक आपको बताया गया था, मानक श्रेणी, है ना। एक मानक श्रेणी बनाई थी हमने। और मानक श्रेणी क्या बनती है? मानक श्रेणी बनती है कि जो प्रथम पद होता है वो a होता है, फिर a+d आ जाता है, फिर a+2d आ जाता है, फिर a+3d आ जाता है। इस क्रम में ये आगे चलती रहती है। तो डिटेल में आपको बता चुका हूँ सारी 10th क्लास में, है ना। इस क्रम में ये आगे चलती रहती है। अब हमसे ये कहा गया कि भाई जो a है वो क्या है, a क्या है? a है प्रथम पद। तो प्रथम पद है तो हम उसको t1 या a1 भी ले लेते हैं, है ना। कई जगह पर a1 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो t1 ले लिया, हो गया। दूसरा पद t2 ले लिया, तीसरा पद t3 ले लिया, चौथा पद t4 ले लिया। इसी क्रम में हम आगे चलते जाएंगे।
तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितना भी आगे तक। तो लेकिन जो गौर करने वाली बात है, या जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर मान लीजिए आप इसको आगे बढ़ा भी देते हैं, a+4d कर दिया, a+5d कर दिया, a+6d कर दिया, और इसी क्रम में हम आगे चले जाते हैं, तो ये चौथा पद था, ये पांचवा पद है, ये छठा पद है, क्या हो गया 4, हाँ ठीक है, और ये सातवां पद है ना। इसी क्रम में आगे जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन हमारे सामने आ रही है, ये सामने जो आपके लिखी हुई है, इसके अंदर कुछ कंपेयर करना है, कुछ तुलना करनी है। तुलना करिए, देखिए क्या तुलना करनी है हमको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 आ रहा है ना, पद है पहला। जब पद पहला है तो d का मान क्या है? क्या यहाँ पे d है? नहीं है। जब d नहीं है तो इसका मतलब d का मान 0 है ना, 0, d का मान कुछ नहीं है। दूसरा पद, जब पद दूसरा तो d का मान 1 यानी गुणांक 1 आ रहा है, ठीक है, ये स्थिति आपने देख ली। फिर पद तीसरा, d का गुणांक 2 यानी 2 आ रहा है। चौथा तो d का मान 3, पांचवा d का मान 4, गुणांक, मान का मतलब गुणांक की बात हो रही है यहाँ पर, कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। 6 आ गया 5, 7 आ गया 6। तो कंपेयर करिए क्या चीज़, जब हम तुलना करते हैं, इसको देखते हैं ढंग से, तो हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि भाई ये जो स्थिति आपके सामने आई ना यहाँ पर, इसमें जिस भी नंबर का पद चल रहा है, जिस भी नंबर का पद चल रहा है, d का गुणांक उससे कम है ना, d का गुणांक उससे कम है। यानी पांचवा है तो 4d, छठा है तो 5d, सातवां है तो 6d, ठीक है। तो ये स्थिति सब जगह पर आएगी। अगर हमसे कोई ये कह दे कि बाई चांस आप 100वां पद निकालो, है ना, t100 की बात की गई कि अगर आपसे कह दिया कि भाई 100वां पद ज्ञात कीजिए, तो 100वें पद में यही तो कंडीशन होगी, a+99d, है ना, d का मान क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। 1000वें पद की बात कर दी कि भाई 1000वां पद है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 999d। इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। लेकिन जब इसकी बात हम करते हैं tn की, अगर हमसे कहा गया कि भाई nवां पद क्या होगा, nवां पद, तो अगर यहाँ पे n आया इस जगह पर, जो यहाँ आ रहा है उससे कम आ रहा है ना यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे nवां पद आ जाता है, n आ जाता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, n-1 इंटू d। ये एक फॉर्मूला बन जाता है और इसको हम फार्मूले का नाम दे देते हैं। बाकी है तो ये मानक श्रेणी, हमने बता दिया कि भाई ये फार्मूला है। और ये क्या चीज़ है, ये nवां पद निकालने का तरीका है। अब nवां पद निकालने का तरीका आता है तो हम ये आराम से कह सकते हैं इस बात के लिए कि भाई nवें पद में जो d का गुणांक होता है वो n-1 होगा, ठीक है। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई है ना। इसी तरीके से हमने Sn के बारे में भी बात की थी। Sn, अभी मैं Sn का कोई ज़्यादा खास यहाँ पर रूल नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब हम क्लास में बात करेंगे तो उस टाइम पर कुछ बातें हैं जिनको हमें वहीं पे करना पड़ेगा। बस एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कि Sn एक फार्मूला है। और क्या फार्मूला होता है, यानी कि कुछ पद हैं हमारे पास, समांतर श्रेणी के कुछ पद होंगे और उन पदों का हमें योग करना होगा। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक फार्मूला था कि Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये कब काम कर रहा था, ये काम तब कर रहा था जब हमें योग पूछा जाए हमसे, n का मान दिया गया हो, प्रथम पद दिया गया हो और एक अंतिम पद दिया गया हो। अगर इस तरह की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो फिर हम अपने काम के अकॉर्डिंग, जो भी हमें दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू रखते थे। तो ये हमारी समांतर श्रेणी थी। समांतर श्रेणी के बारे में हमने और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, और जैसा कि मैंने बोला था उस टाइम पर भी कि कुछ मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे। तो वही क्वेश्चन पेपर में भी आए थे, वो आपने देखा भी था, है ना। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन क्या माना जाता है समांतर श्रेणी के लिए, कि जब समांतर श्रेणी डायरेक्ट क्लियर ना हो। जैसे एक ये क्वेश्चन हमने किया था
कि 4 से विभाज्य, इस तरह का कुछ भी आ सकता है कि 4 से भाज्य 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, कितने से कितने बीच 2 अंक, मतलब अब मैं लिख नहीं रहा इसको, वैसे ही आपको समझा देता हूँ कि 4 से विभाज्य होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उसका योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक सवाल था। तो मैंने आपको यही बोला था कि भाई वो 4 से भाज्य कर सकता है, वो 3 से भाज्य कर सकता है, 8 से कर सकता है, 7 से कर सकता है, लेकिन 5 से नहीं करेगा। बताई थी ना ये बात कि 2 से नहीं पूछेगा, 3 से नहीं पूछेगा, 5 से नहीं पूछेगा, ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो ये स्थिति हमारे पास वहाँ पे क्लियर आ जाती हैं कि अगर 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? तो 2 अंकों की संख्या शुरू हो रही है 10 से, कहाँ तक जा रही है? 99 तक जा रही है। ठीक है, अब 4 से भाज्य की बात हो रही है तो स्टार्टिंग तो यहाँ से यहाँ तक हो रही है, लेकिन 4 से भाज्य है, क्या ये 10 जो आ रहा है वो 4 से भाज्य है? नहीं है। 11 भाज्य है? नहीं है। 12 भाज्य है? बिल्कुल है। तो 2 अंकों की पहली संख्या ऐसी जो 4 से विभाजित हो जाती है वो है 12। उसके बाद में 16 है ना, 4 तिया 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, फिर 20 होता है। यहाँ जाते हैं लास्ट में, देखिए क्या 99 4 से भाजक है? नहीं होगा, है ना। 99 में 4 का भाग पूरा पूरा थोड़ी जा रहा है। फिर 98 को देखिए, क्या आप 98 को 4 से भाग कर सकते हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कर दिया, फिर 18 आ गया, नहीं जा सकता भाग। 97 में तो वैसे ही नहीं जाएगा। फिर आ जाता है 96, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, 4 चौक 16 हो गया, यानी कि 96। अगर 96 में हम भाग देते हैं तो हमारा 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ हमारे सामने आई और इसमें प्रथम पद ए हो गया, फिर सारवंतर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, अंतिम पद ये आ गया। अब आप इसमें पहले n का मान निकालेंगे, n के मान के बाद फिर इसका योगफल निकालेंगे। इस तरह की सिचुएशन हमने वहाँ पे की थी, है ना। तो ये समांतर श्रेणी था पूरा जिसके बारे में बात की थी। और अब जो ये हमारी 11th क्लास है इसके बारे में भी हम समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डीप चले जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में अभी आपने सोचा भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर निकलते हैं। कुछ सिद्ध करवाने के क्वेश्चन भी आएंगे, फार्मूला जो आ रहा है वो उसको भी कैसे डिनोट किया गया है वो सब बताया जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक दूसरी श्रेणी हमारे पास आती है और उस श्रेणी का नाम होता है गुणोत्तर श्रेणी, है ना। ये आपने पहली बार नाम नहीं सुना होगा अगर मैंने 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया है तो। 10वीं क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको यही कहा था कि समांतर श्रेणी अकेली श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी के साथ में एक श्रेणी और आती है और वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। और इसके बाद एक श्रेणी और आएगी और वो होगी हरात्मक श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। नाम देखिए इसका, जैसे समांतर था तो उसमें सम अंतर यानी बराबर अंतर। गुणोत्तर का मतलब होता है गुणा करिए और उत्तरोत्तर बढ़ते जाइए, मतलब आगे की तरफ बढ़ते जाइए, गुणा भी करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो वो गुणोत्तर हो गया। जैसे 2 आया, 4 आया, 8 है, 16 है, 32 है, इस क्रम में चल रहा है ना। तो मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि भाई 2 पद अगर हमारे पास होते हैं तो हम ये डिस्कस नहीं कर सकते कि वो पद या वो श्रेणी कौन सी होगी। जैसे जब 2 किया, 4 किया, 6 किया, 8 किया, इस तरह से हमने समांतर का भी तो उदाहरण लिया था ना। तब भी मैंने आपको यही कहा था कि कम से कम 3 पद होने चाहिए। 3 पदों से हमें ये पता चल जाता है कि श्रेणी क्या बन रही है। जैसे यहाँ पर 2 4 8 बन रही है, यहाँ पर 2 4 6 बन रही है। अगर किसी ने आपको 2 पद दे दिए मात्र कि भाई 2 और 4 हैं, तो और फिर पूछ लिया कि श्रेणी कैसी है, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते श्रेणी कैसी है। जिसको कम ज्ञान होगा, जिसको पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई श्रेणियाँ आगे भी होती हैं, अभी और भी होती हैं, तो वो तो कह देगा ये समांतर है ये तो। लेकिन आपके पास जवाब ये होगा, अगर आपको वास्तविकता में ज्ञान है तो आप ये कहेंगे भाई तीसरा पद पता होना चाहिए, तभी पता लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो तीसरा पद अगर 8 हो गया तब तो आप कह देंगे गुणोत्तर है। तीसरा पद अगर 6 हो गया तो आप कह देंगे समांतर है। क्लियर, इतनी सी बात यहाँ पर आती है। अब जब गुणोत्तर की बात करते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि गुणोत्तर के अंदर क्या चीज़ है जो गुणा हो रही है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो प्रथम पद में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रथम पद यही रहेगा,
है ना, प्रथम पद तो ए ही होता है, इसमें भी ए होता है, तो यहाँ पर 2 चल रहा है। अब आता है सार्व अनुपात, ठीक है, वहाँ पे सार्वंतर आता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, सार्व अनुपात। अब ये जो सार्व अनुपात होता है इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं और इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग लग जाता है, तो द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग लग गया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। और ये जो श्रेणी तैयार हो रही है इसकी भी कोई मानक श्रेणी होती होगी। मानक श्रेणी कैसे बनती है, इसकी मानक श्रेणी बनती है जब हमसे कहा जाए कि भाई प्रथम पद है, प्रथम पद तो ए होता है, द्वितीय पद ए आर होता है, तृतीय पद ए आर स्क्वायर होता है, चतुर्थ पद ए आर क्यूब होता है, फिर ऐसे ही ये पावर्स बढ़ती जाएंगी और पदों की संख्या निकलती जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए ये T1 है, प्रथम पद है, T2 है, द्वितीय पद है, T3 है, तृतीय पद है ना, और T4, T5, T6 ऐसे चल रहा है। तो फिर गौर करिए, जो बातें बताई गई थी उनको गौर करिए। अभी आपसे क्या कहा गया था कि जब हमने समांतर की बात की थी तो समांतर की बात में हमने क्या बताया था कि जो सामने बस ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है इसको देखते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ जब भी आप मेरी बातें सुने। तो हमने समांतर श्रेणी की थी और समांतर श्रेणी की जो मानक श्रेणी थी उसके लिए हमने काम किया था। तो मैंने आपको ये बताया कि पदों की जो संख्या होती है डी का मान उससे एक कम चलता है ना, डी का जो गुणांक होता है वो हमेशा एक कम चलता है। उससे हमने Tn का एक फार्मूला तैयार कर लिया था समांतर श्रेणी के अंदर, और Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्लियर थी यहाँ तक बात। अब हम कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी की बात, तो गुणोत्तर श्रेणी में भी Tn आ रहा है, Tn का फार्मूला बनेगा। लेकिन वो Tn का फार्मूला कैसे बनेगा, Tn का फार्मूला बन रहा है जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। इस स्क्रीन में T1, T2, T3, T4, T5, T6 ये नंबर हैं, है ना, क्रम हैं उनके। अब T1 की जो वैल्यू है वो है R, तो A प्रथम पद है तो उसमें देखिए R नहीं है ना R। और T2 है, T2 में क्या आ गया, उसमें R है पर R के ऊपर घात कितनी आ रही है, R के ऊपर 1 घात आ रही है। फिर T3 है, T3 पर कितनी घात आ रही है, 2 घात आ रही हैं। T4 पर कितनी घात आई, 3 घात आई। T5 पर 4 घात, T6 पर 5 घात। तो कोई रीज़न समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसका मीन्स क्या निकला, इसका मीन्स ये निकल के आया, जब आप इनको तुलना करते हैं, इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें एक कंडीशन ये समझ में आती है कि जिस भी नंबर का पद है ना, जिस भी नंबर का पद है तो R के ऊपर जो पावर आएगी वो उस पद की संख्या से 1 कम होगी। समझ में आ गई बात कि जिस भी नंबर का पद है R के ऊपर जो पावर चल रही है वो पावर उससे 1 कम है। देख लीजिए, बिल्कुल सही है, जो बातें मैंने बोली हैं और आप सुन रहे हैं वही की वही आ रही है ना। तो क्या कंडीशन बनी, अगर हमसे कोई कह देता है कि आप Tn का मान निकालिए, मतलब nवां पद ज्ञात करिए, nवां पद निकालना है। जब आपको nवां पद निकालना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो जब हम nवां पद निकालते हैं तो इसके लिए कंडीशन हो जाती है n-1, ARn-1, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो इस स्थिति के बारे में जब हम आगे बात करेंगे कि और भी कई फार्मूले हैं जो इसमें डिनोट हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, तो आपके अभी तक अगर बाई चांस, वैसे तो खैर 10th क्लास में मैंने आपके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए थे समांतर श्रेणी के बारे में, लेकिन अगर फिर भी कोई कंडीशन आपकी बच गई होगी तो उसको हम 11th में कर देंगे, क्योंकि 10th को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको खूब डिटेल में सारी बातें बताई थी और हर चीज़ को तुलनात्मक अध्ययन करके उसका कि भाई इसका रीज़न क्या रहेगा, क्यों आएगा, फार्मूला कैसे बन रहा है, कैसे यूज़ किया जाएगा, क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, वो सारी बातें हमने आपको डिस्कस कर ली थी वहाँ पर 10वीं क्लास में। लेकिन अब तो ये प्रोसेस जो आ रहा है ये गुणोत्तर श्रेणी का है, तो इस वीडियो में मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी का Tn का फार्मूला कैसे बनता है उसके बारे में बात कर ली है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी लेंगे उसके अंदर हम बात कर लेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी का
योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है। तो योगफल के फॉर्मूले के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।